everyone. So today we are going to talk about the Delhi Sultans. तो हम जान चुके थे कि यहाँ पर इंडिया में हुई थी टर्किश इन्वेजन्स। टर्किश इन्वेजन्स की जब हम बात करेंगे तो हम दो लोगों को कभी नहीं भूल सकते जो यहाँ पर सबसे पहले आए थे। ठीक है, वो कौन थे? वो थे महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हो कि ये कैसे लग रहे हैं आपको। इन्होंने रूलिंग करी थी। ठीक है, कहाँ पर रूलिंग करी थी? एक तो करी थी सेंट्रल एशिया, ठीक है, और ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इन जगह पर इन्होंने रूलिंग करी थी। बट जब ये इंडिया आते थे तो इंडिया में इन्होंने टेम्पल्स में चोरियां की थी, जैसे कि थानेसर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ जैसे टेम्पल इन्होंने लूटे थे। तो इमेंस रिचेस, यहाँ की जो मनी थी वो ये यहाँ अपनी जगह पर लेके गए थे। बट इनका मोटो कभी भी ये नहीं था कि ये रूल करेंगे। ठीक है, तो 17 बार इन्होंने अटैक किया था। कैन यू इमेजिन? 17 बार इन्होंने अटैक किया था। यदि इनको उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान रोक लेते, ठीक है, तो बहुत कुछ मे बी यहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं होता। ठीक है, सो फर्स्ट मुस्लिम हु केम टू इंडिया बट नॉट एज ए रूलर, ही केम एज अ प्लंडरर। इन्होंने प्लंडर की थी, यहाँ के टेम्पल्स को इन्होंने रेड किया था, प्लंडर किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये रेड वगैरह करी थी। हमें पता कैसे पड़ता है? ये हमें पता पड़ता है अल बरूनी के थ्रू। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। वो लिखवाई किसने थी? वो इन्होंने ही लिखवाई थी। ठीक है, एक स्कॉलर को सेंड करके वैल्यूएबल बुक लिखवाई थी, किताबुल हिंद। ठीक है, उसी के थ्रू हमें ये सब पता पड़ता है। तो अभी हमने जाना मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी, ठीक है, जो 997 से लेकर 1030 तक इन्होंने रूल किया था और यहाँ पर रेड्स मारी थी। ठीक है, तो बात आती है कि जब गजनी ने 17 बार अटैक किया था तो ये घौरी कौन थे? ये थे घौरी साहब। अब जो घौरी थे वो इन्हीं के सबऑर्डिनेट माने जाते हैं, मतलब इनके अंडर काम करने वाले। पर जब गजनवी की पावर कम हो चुकी थी तो गौरी उनकी जगह पर आ चुके थे। ठीक है, तो यही वो गौरी है, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने बैटल ऑफ तराइन लड़ी थी। ठीक है, एंड बैटल ऑफ तराइन में फर्स्ट टाइम ये डिफीट हो चुके थे 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 में हुई, उसमें ये डिफीट हो चुके थे बुरी तरीके से। बट स्टिल पृथ्वीराज चौहान ने जब इनको डिफीट कर दिया तो मे बी वो बहुत रिलैक्स हो चुके थे, इस वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपनी आर्मी पे। ये जो भी चीज़ें उनको और ऑर्गेनाइज करके रखनी चाहिए थी, इसी वजह से उस समय पर पावर में कौन आ चुके थे? गौरिड्स। तो इन्होंने हार नहीं मानी थी, उस हार को इन्होंने बलपूर्वक यूज किया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है नेक्स्ट ईयर ही हो गई। ठीक है, जिसका आइडिया पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने अटैक, तो हमने बात करी थी राजपूतों के बारे में। जयचंद और बाकी के राजपूतों ने साथ नहीं दिया था, इसलिए भी पृथ्वीराज हारे थे। ये भी बहुत बड़ा एक हार का कारण माना जाता है। बट स्टिल क्या ये रुकेंगे? नहीं। जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब आ ही चुके हैं तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी पावर जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू करी। एंड 1206 में जब इनकी डेथ हो जाती है तब कौन आते हैं? तब आती है गुलाम वंश। तो इनके अंडर इनकी सेना में भर्ती हुए थे, गुलामी कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बचपन से ही उनको बेच दिया था। ही वॉज सोल्ड एज अ स्लेव। ठीक है, बट एज अ आर्मी चीफ वो ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में और फिर वो घौरी की सेना में भर्ती होते हैं। एंड घौरी फिर क्या है, उनसे इम्प्रेस होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पावर्स किसको देके चले जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक
फिर बनता है फर्स्ट सुल्तान और धीरे धीरे काफी सारी जगह कैप्चर कर लेता है, अपने अंडर ले आता है। ठीक है, तो ये उभर कर आए थे एज अ स्लेव डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। सो ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब देखो, स्लेव डायनेस्टी को और किन किन नामों से जाना जाता था। स्लेव डायनेस्टी के बहुत सारे नाम थे। स्लेव यानी गुलाम, तो इनको गुलाम वंश भी कहा जाता है, मामलुक भी कहा जाता है, मामलुक सुल्तान्स।